बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज़। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जो नैब तरामीम के हवाले से अपील पर चल रहा है, जिसमें आज एक पैगाम दिया गया, मैसेज दिया गया, इजाज़त दी गई और फैसला किया गया कि इमरान खान जिन्होंने ज़ाती हैसियत में पेश होने की ख्वाहिश का इजहार किया था, उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त दे दी। ये लार्जर बेंच है जिसकी सदारत जो है वो काजी फायजी साहब कर रहे हैं, जबकि इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मुंदखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। 5 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है जो नैब तरामीम जो कलअदम करार दी थी पेशावर हाई कोर्ट ने, उनके खिलाफ विफाक की अपील पर वो अपील पर समाअत जारी है। परसों इसकी समाअत होगी, अगली पेशी होगी, अगली समाअत परसों होगी और उसमें हुक्म दिया गया है विफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, जेल इंतज़ामिया को, कि इमरान खान जो कि इस केस में एक फरीक की हैसियत से ज़ाती हैसियत में पेश होना चाह रहे हैं, असालतन पेश होना चाह रहे हैं, वकालतन नहीं, लिहाजा उनकी पेशी को यकीनी बनाया जाए, खा वो उनकी पेशी जो है वो किसी भी तरीके से हो। और इसमें कोशिश ये की गई है कि वीडियो लिंक के ज़रिए उन्हें किया जाएगा, लेकिन देखें अब अगर हुकूमत चाहे तो वीडियो लिंक के ज़रिए उनको करा सकते हैं, हाजिर करा सकते हैं इमरान खान को। और अगर ये हुआ तो 5 अगस्त के बाद जिस दिन से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, पहली मरतबा वो किसी आज़ाद अदालत में पेश होंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी समातें हुई वो तमाम की तमाम अडियाला जेल में होती रहीं, लिहाजा उन्हें किसी भी मुकदमे में बाहर पेश नहीं किया। दूसरी तरफ जो केस है ऑडियो लीक्स का और जजिस पर प्रेशराइजेशन का, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जब ऑडियो लीक्स केस मैं सुन रहा था तो मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। पता चला कि जी जस्टिस बाबर सत्तार ने ये लिखा है कि इस खत में कहा कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मुझे भेजा गया और कहा गया कि पीछे हट जाओ। मुझे ये भी पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे। खत में जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से ये भी कहा गया है कि मैंने ऐसे धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी और मुझे लगा कि ऐसे पैगामात में इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया है। अब ये एक खत आ गया उनका कि जी मुझ पर ये प्रेशराइज किया गया मुझे। दूसरी तरफ जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने ये कहा, मंसूर अवान साहब ने, कि जी चीफ जस्टिस जो है ना, इनके जो इल्ज़ामात हैं ये गलत हैं, उन्होंने तरदीद की है। अब वल्लाह आलम कि जी कौन ये तो साबित करना होगा चीफ जस्टिस को, अपना जस्टिस साहब को और अटॉर्नी जनरल को, कि जी ये कैसा वो है खत है कि जी जिस एक जजेस हैं, जो जजेस जो हैं मसाइल का शिकार हैं और उन पर प्रेशराइज उन्हें किया जा रहा है। पता नहीं हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो किस दुनिया में रहते हैं। हर शख्स को पता है, अगर हम सिर्फ इमरान खान के केसेस ही को देखें जो उन्हें सज़ा सुनाई दी, सज़ा दी गई, उसमें जिस तरह भी हुआ और जितनी तेज़ी से ये हुआ, और एक तो ये हुआ कि जी सिर्फ 20 मिनट में फैसला महफूज होने के 20 मिनट के अंदर अंदर 35 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला इमरान खान के खिलाफ आ गया। अब पता नहीं कि वो उनके दिमाग में, कंप्यूटर ने, जो उनका दिमाग है, जो कंप्यूटर ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो इस दौरान में जितना सोचते चले जा रहे थे वो कंप्यूटर में होता टाइप हो रहा था और ऑटोमेटिक सब कुछ टाइप हो गया और 35 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला उनकी समाअत के 15 मिनट के अंदर अंदर लिखा भी गया और सामने भी आ गया। शायद हमारे अटॉर्नी जनरल को ये पता नहीं है। बहरहाल अब अदलिया पर जो प्रेशर है
उस पर अब ये चीज साबित होती चली जा रही है, और वो दुनिया को पता था, अब वो बाहर भी आ रही है। अब हमारे यहाँ ये जरूर होगा कि अब अदलिया पर शायद इतना दबाव ना आए, क्योंकि इस केस के सिलसिले में जब कहा गया तो कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइंदा अगर ऐसा हुआ तो हम एजेंसी के टॉप ऑफिशियल को बुलाएं, टॉप मोस्ट जो भी होगा, डीजी हो, डायरेक्टर जनरल हो, चेयरमैन हो, जो भी। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, और हमें भी ये सोचना होगा, हमारी एजेंसीज को भी सोचना होगा कि हर शख्स गद्दार नहीं होता। अगर आपको ऐसा कोई करना भी है तो उसका तरीका करें, और अगर सिक्योरिटी के मकासद हैं भी तो कम से कम बेडरूमों में ना लगाए जाए कैमरे और माइक्रोफोन, और जिस तरह किया जाए। अब जैसे बनीगाला वापस कर दिया गया है इमरान खान को 4-5 महीने के बाद, तो अब क्या मुमकिन है कि उसकी चेकिंग की जाए, उसकी कि उसमें क्या क्या चीज़ें लगा दी गई हैं जो इमरान खान और उनकी फैमिली के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ हो गया, ये तमाम चीज़ें अब चेक की जाएंगी। दूसरी तरफ आज जो कश्मीर का मामला है, आज़ाद कश्मीर का, वो मामला हल हुआ, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, हमारी नाअहली, ना बेवकूफ़ी, अहमकानापन हुकूमत का, और पता नहीं ये कौन लोग थे जिन्होंने एक छोटे से मसले को बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जिसमें 4-5 जानें चली गई, एक पुलिस वाला चला गया, 4 दूसरे लोग चले गए, और अब वो 4 लोग जो गए, अब उन्हें इस अवामी तहरीक का शहीद करार दे दिया गया, उस जो एक्शन कमेटी है। अब इसमें आगे क्या होगा, अब उसके लिए हमारे दुश्मन, हमारे मुखालिफ जो हैं वो उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सोचना हमारे अस्करी इदारों के सरबराहों का काम है कि कोई मामले को किसी ऐसी नौबत तक ना पहुंचने दें जहां हमारा दुश्मन उससे फायदा उठा सके। लेकिन हम तो जो ताकत और इख्तियार के जोन में बैठे हुए हैं, और हम समझते हैं कि हम जो कुछ भी हैं हम कर लेंगे। शुक्र है अल्लाह ताला का कि अभी तक इन लोगों ने ये नहीं समझा कि हम कुन फयकून भी कर सकते हैं, वरना तो ये सब ये भी करने की कोशिश करते। हालांकि ये सिफत सिर्फ और सिर्फ मेरे रब को हासिल है कि जब वो फरमाता है कुन तो फिर वो हो जाता है। तो हमारे इदारे जो हैं और हमारे इदारों में बैठे हुए सरबराहान जो हैं वो इस चीज़ को नहीं सोचते। दूसरी जानिब ये देखेंगे, गुज़िश्ता रोज़ जो है पिंडी में और लाहौर में फौज ने भी फ्लैग मार्च किया। अब ये हालात बिगड़ते बिगड़ते ठीक हो गए, शुक्र है, लेकिन बहरहाल इस तरह का जेस्चर नहीं देना चाहिए कि फौज जो है वो अब बैरकों से बाहर आ रही है। ये मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान का कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, और यहाँ के बासी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और हमने इनको धकेलने की कोशिश पूरी की और किसी हद तक हम इसमें कामयाब भी रहे, लेकिन पता नहीं दरमियान में अल्लाह की एक मसलिहत आ गई जिसमें हालात ठीक हो गए। वरना हमने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि हम इनको भी उस लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ ले जाएं और धकेल दें, कोहाला पुल के उस तरफ कि जाओ तुम लोग भी दफा हो जाए यहाँ से। तो लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। दूसरी तरफ हम अगर देखें कि सीपैक, मैं अपने पिछले एक प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, अब चाबहार का मामला जहाँ तक है उसमें 30-31 अरब रुपए खर्च करके भारत ने ईरान के साथ एक मुआहदा कर लिया है, जिसमें गवादर पोर्ट को, गवादर की बंदरगाह को बाईपास करके सेंट्रल एशिया और चीन और रूस के साथ तिजारत की जा सकती है। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए, पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए, कि वो काम जो हम करना चाह रहे थे और हम पिछले 25 साल से तकरीबन इसमें लगे हुए हैं। सी पैक और सी पैक हमारे साथ हमारे गले पड़ चुका है अब, और अब हम लगता यही है कि सी पैक के कर्जे उतारने के लिए, उसका सूद देने के लिए भी सी पैक के चीन से ही कर्जे लेंगे, और कुछ दिनों बाद हम शायद अपने एटमी असासे यूरोप को बेच दें, अमेरिका को बेच दें, उनसे हम वो कर लें, विड्रॉ कर लें, या फिर गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर का कुछ इलाका चीन के हवाले कर दें ताकि वो उसकी कीमत के बदले इस इलाके को ले ले। बल्कि मेरे ख्याल में तो गवादर ही को दे दें हम, तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम गवादर और बलूचिस्तान तरक्की तो करेगा। हमने तो तरक्की करनी नहीं है, हमारे यहाँ तो करप्ट टोले जो हैं वो इसी तरह मुसल्लत रहेंगे, क्योंकि हमारे ताकतवर हल्के जब चाहते हैं एक करप्ट को उठाते हैं, दूसरे को बिठा देते हैं।
किसी तरफ को सदर बना देते हैं तो किसी तरफ को वजीर आजम बना देते हैं, और इस तरह ये पाकिस्तानी कौम गहराइयों में गिरती चली जा रही है, जिल्लत की गहराइयों में गिरती चली जाती है, कर्ज के समंदर में डूबती चली जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि अल्लाह कब इनसे पूछेगा। लेकिन बहरहाल रस्सी दराज जरूर होती है बदी की, अब कितनी दराज होने वाली है ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं हम पे अस्करी सरबराह जनरल आसिम मुनीर से कहता हूँ कि आप कुरान को अपने दिल में रखिए, बाजवा की तरह जेब में मत रखिए। खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए पीछे हटिए, आगे बढ़िए और इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाइए, वरना आपका ऐसा ही है, इस पर हम बाद में कल बात कर लेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका काम नहीं है कि आप जाएं और लोगों से भीख मांगते रहें, इन्वेस्टमेंट मांगते रहें। आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ हमें महफूज बनाना है ताकि हम महफूज रहकर तरक्की कर सकें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।